अस्सलामुअलैकुम, वेलकम अगेन टू ऑल। आज हम बात करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के कैरोलिन के बाद वाले पीरियड, कॉमनवेल्थ या प्योरिटन एज, इसके बारे में। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ बगैर टाइम वेस्ट किए। लेट्स स्टार्ट। तो हस्बे मामूल सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कॉमनवेल्थ क्या है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं और इसके कॉमनवेल्थ होने की वजह क्या है, इसका ये नाम क्यों पड़ा। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो इंग्लैंड का किंग था चार्ल्स वन, उसको 1649 के अंदर कत्ल कर दिया गया था। पूरी अवाम उन्नास के सामने पार्लियामेंटेरियंस के हाथों उसका कत्ल हुआ था। उसको गिरफ़्तार करके सूली पर चढ़ाया गया था। उसके बाद उसके जो बेटी बीवी बच्चे थे वो आयरलैंड भाग गए थे, लेकिन उनकी बदकिस्मती कि आयरलैंड ने भी उनको पनाह न दी और वापस पार्लियामेंटेरियंस के हवाले कर दिया। अब जो पार्लियामेंटेरियंस थे, इनका सबसे बड़ा लीडर ओलिवर क्रॉमवेल था, जो कि इनको लीड कर रहा था। और उसको बादशाह को कत्ल कर देने के बाद जो उनका लीडर, वाहिद लीडर था, वो यही था। अब ये बादशाह नहीं था, लेकिन बादशाह की तरह ही था, यानी लीडर था। पार्लियामेंटेरियंस जो हैं उनका लीडर था, लेकिन जो इख्तियारात बादशाह के पास होते हैं वो इनके पास नहीं थे। और याद रखिए कि 1649 से लेकर 1660 तक ये वो 11 साल हैं इंग्लैंड की हिस्ट्री में। कोई इस दौर के अंदर, इस 11 सालों के अंदर कोई बादशाह नहीं बना, बल्कि उस बादशाह को मार देने के बाद, उसको कत्ल कर देने के बाद, यानी चार्ल्स वन को कत्ल कर देने के बाद ओलिवर क्रॉमवेल, जो कि इनका लीडर था पार्लियामेंटेरियंस का, यही लीडर रहा। उसके बाद हुआ ये कि जो चार्ल्स वन के बीवी बच्चे थे वो आयरलैंड भाग गए, लेकिन उन्होंने इसको पनाह ना दी। उन्होंने फिर वापस पार्लियामेंटेरियंस के हवाले कर दिया, तो फिर यहाँ से भाग गए। अब अगले 11 साल में उसने चार्ल्स सेकंड ने, चार्ल्स वन के बेटे ने, वहाँ पे जाके अपनी फ़ौज तैयार की और फिर दोबारा 11 साल के बाद आकर अपनी छीनी हुई जायदाद को वापस हासिल किया। इन 11 सालों के अंदर इंग्लैंड में कोई मोनार्क नहीं थी, कोई बादशाहत नहीं थी, बल्कि ये कॉमनवेल्थ का पीरियड था। इस दौर के अंदर आम आवाम जो है वो ही अपने अपने कामों की खुद जवाबदेह थी। हाँ, जो पार्लियामेंट थी उसका लीडर जो कि ओलिवर क्रॉमवेल था, उसने कुछ कानून बनाए थे। अब ये एक अलग मसला है। उसने कानून कुछ इस तरह के बना दिए थे कि लोग उससे भी तंग आने लग गए। अब आप देखें कि थिएटर के ऊपर पहले से पाबंदी तो थी ही सही, इसने अब मज़ीद उस पाबंदी को बदस्तूर जारी रखा। अब आप देखें, जब थिएटर बंद रहना है, लोगों ने थिएटर में नहीं आना, टिकटें नहीं जाएंगी, लोग उनको ख़रीदेंगे नहीं, तो पैसा कहाँ से आएगा? जब पैसा ही नहीं आएगा तो मुल्क की मईशत और मुल्क के दीगर बाकी फ़ौरन मामलात वो कैसे चलेंगे? तो मुल्क मुआशी तौर पर काफ़ी कमज़ोर हो गया। इसके अलावा इसने और बहुत से कानून बनाए थे जो कि अवाम उन्नास के अंदर बहुत ज़्यादा बदनज़मी का शिकार रहे। यानी क्रिसमस के दिन कोई बंदा इबादत के अलावा कोई काम नहीं कर सकता, कोई औरत मेकअप नहीं कर सकती, एक मखसूस रंग के कपड़े पहने, और तरह तरह की इसने बेढंगी सी पाबंदियाँ एवं खा बखा लोगों पे झाड़ दी। तो इस दौर के अंदर बस यही याद रखने की चीज़ है कि इस दौर के अंदर 11 सालों के में कोई भी मोनार्क नहीं थी। ओलिवर क्रॉमवेल था। उसके बाद, उसके मरने के बाद उसका बेटा रिचर्ड क्रॉमवेल वो बादशाह बना। और दूसरी तरफ चार्ल्स वन का जो बेटा है, चार्ल्स टू, वो अपने बाप का तख्त वापस लेने के लिए अपनी फ़ौज वापस तैयार करके लाया। और जिस तरह चार्ल्स वन अपने बाप जेम्स वन का नाकाम बेटा था, इसी तरह क्रॉमवेल का बेटा रिचर्ड क्रॉमवेल अपने बाप का नाकाम बेटा साबित हुआ, जो कि बहुत अच्छा इसका बाप था, बड़े ही असर रसूख रखने वाला था, बड़े पढ़ा लिखा इंसान था। और उसके बरखिलाफ़ उसका बेटा जो कि नाकाम रहा। और चार्ल्स वन के बेटे ने, यानी जो पहले किंग था, उसके बेटे ने अब आकर इसको यहाँ पे हरा दिया और फिर दोबारा अपनी बादशाहत कायम कर ली। फिर उसके बाद रेस्टोरेशन का दौर शुरू होता है। वो एक आगे अलग पीरियड है, उसको अलग से हम डिस्कस करेंगे क्योंकि वो अगला पीरियड है। इस दौर के अंदर जो याद रखने वाली बातें हैं वो कोई इतनी ख़ास नहीं है, बस यही 3-4 चीज़ें हैं कि पहला तो ये कि इसके अंदर कोई मोनार्क नहीं है, कोई रूल नहीं है, एक
ओलिवर क्रॉमवेल, इस बंदे का नाम याद रख लें कि इस बंदे ने लीड किया और फिर इससे भी लोग तंग आ गए, अवाम इससे भी तंग आ गई और 11 सालों के अंदर अवाम को ये पता चल गया, अवाम को इस बात का अंदाज़ा हो गया कि मुनार्क के बग़ैर, बादशाह के बग़ैर हमारा कोई चारा नहीं है, ये हमारे लिए हर हाल में ज़रूरी है। जॉन मिल्टन जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर इंग्लिश लिटरेचर के अंदर पोइट है, इसने इस दौर के अंदर कोई इतना ख़ास काम नहीं किया और लिटरेचर के हवाले से ये याद रखिए कि पोइट्स को इतना ज़्यादा आगे नहीं लाया गया। कैवलियर पोइट्स थे, ज़रा थोड़े बहुत वो बस अपने चार्ल्स वन पे ज़रा लिखते थे। इसके अलावा प्रोज़, हाँ ये चीज़, प्रोज़ इस दौर के अंदर बहुत आगे गया, जहाँ पोइट्री अरूज पे थी और ज़वाल पे आ गई। जितना जितना पोइट्री ज़वाल पजीर होती गई उतना उतना प्रोज़ जो है उसको अरूज मिलता गया। इसी तरह शेक्सपियर, वो भी इस दौर में ज़िंदा रहा, उसने भी अपने कुछ वर्क्स लिखे लेकिन इतने ज़रूरी नहीं थे वो। और एक अहम चीज़ कि इस दौर के अंदर प्रोज़ के अंदर बहुत ज़्यादा साइंस का यूज़ किया जाने लगा, फ़िक्शन का यूज़ किया जाने लगा। और एक चीज़ है मेटाफिज़िकल पोइट्स का नहीं यहाँ पे दखल। मेटाफिज़िकल तो वो हैं जो बड़े ही आउट क्लास जाकर सोचते हैं, बड़े ही अलग थिंकिंग है उनकी, जिनका बानी और हवालदार जो है वो जॉन डन है। तो मेटाफिज़िकल पोइट्री नहीं थी, लेकिन प्रोज़ के अंदर फ़िक्शन और साइंस वगैरह का यूज़ किया जाता था। तो इस दौर के चंद राइटर्स के नाम बस याद रख लीजिए और इसके अंदर कोई ज़रूरी बात याद रखने की नहीं है। जो मशहूर नाम हैं उनमें से सर टॉमस ब्राउन, टॉमस फुलर, जेरमी टेलर, एडमंड वालर और इब्राहिम कॉले और सर विलियम डेविड थे और एक एंड्रयू मार्वेल। ये इस दौर के राइटर्स के नाम हैं। होली लिविंग और होली डाइंग ये उस दौर के मशहूर वर्क्स हैं। तो आई होप कि यहाँ तक समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी को कोई मसला हो, कोई समझ ना आ रही हो तो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।